हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला पाठ विज्ञान का। आज हम किताब के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। आइए सामान्य परिचय पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो प्रकृति का नियम है। बदलना ही प्रकृति का नियम है, ऐसे ही बोल सकते हैं। प्रकृति में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 रासायनिक या भौतिक परिवर्तन, और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है बताएंगे अभी। भौतिक परिवर्तन यह वे परिवर्तन है जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जिसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके कहने का मतलब ये है, यह वो परिवर्तन है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता हो और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब उसके जो आकार है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो वजन है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन से हमें कोई नई वस्तु नहीं बनती, वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे आकृति या आकार बदल जाते हैं। इन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस लाया जा सकता है। शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, गंधक का पिघलना, बिजली के बल्ब का जलना तथा बुझना आदि भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो परिवर्तन हम एक बार करके दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन है, और जिन्हें हम उसी अवस्था में वापस नहीं ला सकते वे रासायनिक परिवर्तन है। जैसे यानी कि दूध से दही बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार अगर दही बन गया तो दोबारा दूध नहीं बन सकता। ऐसे परिवर्तन अनेक हैं जिन्हें हम जान सकते हैं। तो इन दोनों को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, बिल्कुल बात सही है। जब परिवर्तन होंगे तो जो केमिकल रिएक्शन है वो भी होंगी। उनके लिए कुछ सामान्य सूत्र हैं, बहुत छोटे छोटे। जैसे यहाँ है चूना है, वही चूना जो हम घर में यानी कि दीवारों पर लगाते हैं, जिसे कलई भी बोलते हैं। तो इनके छोटे छोटे आप लोगों को सूत्र याद होने चाहिए।
जैसे चूना की है कैल्शियम, फिर है ऑक्सीजन, इसे कैल्शियम ऑक्साइड ही बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके जो प्रतीक हैं वो हर किसी को याद होने चाहिए, इससे कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आगे उसे पढ़ने में। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो इनके सूत्र याद होने चाहिए, है ना। जल का सामान्य सूत्र है, अमोनिया है, इनके हर हाल में सूत्र याद होने चाहिए। हम बने रहेंगे चैप्टर बाई चैप्टर किताब के साथ, है ना। थोड़ी बहुत हो जाती है त्रुटियाँ वगैरह, चलती रहती हैं। रासायनिक अपक्रिया की पहचान, हाँ, जो हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, पहली पहचान ये है। ताप में परिवर्तन, है ना, ताप कम और ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि जैसे जब जो हमारे खेतों में जिंक लगाई जाती है उसमें अगर वो हम जल में डालें तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और जो जल है वो गर्म पड़ जाता है। और वहीं पर अगर हम यूरिया डाल रहे हैं उसी जल में तो वो ठंडा हो जाता है। तो ये रासायनिक क्रिया अपक्रिया की जो है पहचान है। तो यहाँ से हमें 2 उत्तर मिल गए। नंबर 1 ताप में परिवर्तन और नंबर 2 रंग में परिवर्तन। रंग भी बदल जाते हैं। गैसों का निष्कासन, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो जो पानी जो जल है वो गर्म हुआ वो वाष्प के रूप में ज़रूर बदलेगा। ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल बात सही है। अवस्था कोई भी हो सकती है, पता ना मतलब कितना पानी वाष्प के रूप में बदल जाए, है ना। खूब अच्छी रिएक्शन हो जाए तो पानी तुलना नहीं कर सकते, है ना। और है ताप में परिवर्तन, बिल्कुल बात सही है। खूब अच्छी अगर रिएक्शन हो जाए तो ताप पता नहीं कितना हो सकता है, ये अपक्रिया पर डिपेंड होता है। दूसरी बात है रंग में परिवर्तन, पहले बता चुके हैं। गैस का निष्कासन, ये भी पहले बता चुके हैं। चलते हैं भाई आगे। अब है रासायनिक समीकरण, जिसे केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अवकारकों तथा अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक या तथा सूत्र द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, अगर कोई जो भाग ले रहा है रासायनिक अपक्रिया के लिए उसे हम अभिकारक कहेंगे। जैसे दूध है, सही है। अब ये बदल गया दही में, ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। ठीक है। तो इस प्रकार जो पहली चीज़ है, जो हमें पहली चीज़ प्राप्त होगी वो हमारे लिए अभिकारक ही मिलेगा, दूसरी चीज़ उत्पाद मिलेगा, लेकिन अपक्रिया के बाद। ये और यही बात कह रखी है कि रासायनिक अपक्रिया में पूर्व पदार्थों को अभिकारक, अपक्रिया के बाद या अपक्रिया में उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। वही बात जो हम बता चुके। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभिकारक है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उत्पाद का बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद है। इन
और इनके प्रतीक याद होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैग्नीशियम की Mg और ऑक्सीजन की O, है ना, तो MgO बन जाएगा उसका उत्पाद। अब बात आई रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, कुछ तो विधि लगेगी है ना लिखने के लिए। विज्ञान की दृष्टि से हर चीज़ को अपनी अपनी विधि होती है लिखने की, तो इसमें भी कुछ है। तो यहाँ क्या है वो बताने जा रहे हैं। अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि इनके जो प्रतीक है वो याद होने चाहिए। इन्हीं के लिए सूत्र ही बोलते हैं। सूत्र मतलब ज़्यादा हो गए और क्या है। लेकिन जब ये प्रतीक याद हैं तो सूत्र आसान हो जाते हैं हमारे लिए याद करने के लिए। समीकरण एवं पदार्थों में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। अब यहाँ क्या है, ये यही इनके अक्षर होते हैं इंग्लिश में, तो वे समीकरण ही, तो ये वही चीज़ लिखे कह रखे हैं कि समीकरण पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये कहा है जैसे कि मैग्नीशियम का अणु है, ऑक्सीजन का अणु है ना। ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे, है ना। थोड़ा नया हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, कोई ना, प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छा दे सकूँ। धन्यवाद।